दोस्तों आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जुड़े हुए साइड इफ़ेक्ट। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कितनी जानलेवा हो सकती हैं, ये सारा वीडियो उसी चीज़ के बारे में है। इस टॉपिक को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला हिस्सा, जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट है उस दिन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दूसरा हिस्सा, इमीडिएटली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट और शुरू के 2-3 दिनों में क्या दिक्कत हो सकती है। और तीसरा हिस्सा या थर्ड पार्ट कि लॉन्ग टर्म में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने से आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम जानलेवा होगी और कौन सी प्रॉब्लम को हम इग्नोर कर सकते। जिस दिन हमारा हेयर ट्रांसप्लांट, उस दिन सबसे पहली चीज़, अगर आपको ऑपरेशन थिएटर में घुसते ही घबराहट शुरू हो गई है, पसीना आना शुरू हो गया है, हल्का टांगों के अंदर कंपन फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आंखों के आगे कुछ अंधेरा छा रहा है, तो ये पहला सिम्टम है कि आपको कहीं ना कहीं वेजोवेगल अटैक हो सकता है। एक लेमन की भाषा में बताऊं तो वेजोवेगल अटैक हम बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल ऑफ घबराहट। ऐसे में होता क्या है कि बीपी एकदम से डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में वेजोवेगल शॉक जानलेवा भी होता है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम फील हो रहा है घबराहट जैसा, तो आप वहाँ पे अपने डॉक्टर के साथ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, या ओटी से कुछ समय बाहर आके 10-15 मिनट वेट करके और फिर ओटी में जाके अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। और यह घबराहट कॉन्टीन्यूअस है तो एक बार प्रोसीजर को पोस्टपोन कर सकते हैं कि बाद में फिर कभी आप दोबारा से ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। दूसरा है एलर्जी टू द ड्रग्स। जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं ट्रांसप्लांट के दौरान, उसमें लोकल एनेस्थेटिक भी हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं, काफ़ी सारी दवाएँ इसमें यूज़ होती हैं। तो किसी भी दवा को अगर आपको सिंपल एलर्जी है तो आपको बॉडी के अंदर खारिश शुरू होगी, हल्का सांस में दिक्कत होएगी, एंड दैट्स ऑल। उसके लिए जो मामूली मेडिसिन जैसे एविल, डेकाड्रॉन वगैरह होता है, उससे वो कंट्रोल हो जाती है। बट इसी का एक बहुत बड़ा रूप होता है एनाफ्लेक्सिस कि एक ड्रॉप भी अगर उस दवाई की जो आपकी बॉडी को रिएक्ट कर रही है अगर अंदर गई, तो शरीर एकदम से बहुत वायलेंटली रिस्पॉन्ड करता है, बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और सबसे पहला लक्षण रहता है सांस के अंदर एकदम से दिक्कत आ जाएगी, बीपी एकदम, ब्लड प्रेशर एकदम फॉल हो जाएगा, और आपको बिल्कुल आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका एक्सपर्ट क्लिनिक में होना, आपके डॉक्टर का तजर्बेकार होना और आपके आसपास लाइफ सेविंग दवाइयों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एलर्जी को तो आप समझ सकते हैं, कुछ आपको समय में मालूम पड़ेगा कि घबराहट हो रही है, ये इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है शरीर में, बट एनाफ्लेक्सिस का आपको पता नहीं लग पाएगा क्योंकि विदिन सेकेंड्स होता है। और ये किसी भी दवा से हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के खाली हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित नहीं है, ये किसी भी दवाई से, इवन डेंटल एक्सट्रैक्शन के वक्त हो सकता है, या जनरल किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी सर्जरी के दौरान कभी भी हो सकता है। इसे हम एनाफ्लेक्सिस कहते हैं। सो इसको कंट्रोल करने का तरीका, इसकी कंट्रोल करने की मेडिसिन होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कंट्रोल हो जाता है। बट अगर वो मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है तो ये जानलेवा हो सकता है। तीसरा, आजकल कॉस्ट कम करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स एंटायरली टेक्नीशियंस को सौंप दिए जाते हैं, डॉक्टर का नामो निशान नहीं रहता। और टेक्नीशियंस बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा डेंसिटी देने के लिए बहुत बड़े बड़े पंचेस यूज़ करते हैं। पंच का साइज़ 1.5 mm तक का भी यूज़ होता है, ताकि बालों के एक तरीके से गुच्छे निकाल के और लगा दिए जाएं। बहुत बड़ा पंच यूज़ करने से, या पुराना पंच यूज़ करने से, या ख़राब पंच यूज़ करने से, क्वालिटी लो होने से जो डोनर एरिया के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। 2 से 3 केसेस अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हमारे सामने आए हैं, जिसमें टेक्नीशियंस ने ज़िद करके बिना डॉक्टर की सहमति के एक ही दिन में बोला 5000 ग्राफ्ट लगा देते हैं, बहुत बड़ा पंच लगाया, डेंसिटी ज़्यादा देने के चक्कर में वो क्लाइंट ओवर ब्लीड कर गया, शॉक में चला गया, एंड दिक्कत आ गई। सारा एनालिसिस डॉक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए। कितने साइज़ का पंच लगेगा, ब्लीडिंग कैसे चल रही है, इंस्ट्रूमेंट सही है नहीं है, तो एक क्वालिफाइड क्लिनिक और क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ ही जुड़ के आप इस प्रोसीजर को करें। तो 3 मेन दिक्कतें ट्रांसप्लांट के दौरान हो सकती हैं, और चौथी, ओवरडोज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया।
लोकल एनेस्थीसिया कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, तो हमें अलग अलग मेडिसिन का, अलग अलग जो सुन्न करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है। अगर वो कॉम्बिनेशन एक्सपर्ट द्वारा नहीं तैयार किया गया तो उससे भी क्या होगा कि लेटर पार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर एकदम से बीपी फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके इनिशियल लक्षण अगर हमें समझ में आते हैं तो आई इंट्रावीनस फ्लूइड जैसे ड्रिप लगाते हैं, उससे वो ड्रिप लगाने से आपका जो बॉडी का जो वॉल्यूम है अंदर, वेस्कुलर वॉल्यूम, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वीनस पुलिंग कंट्रोल में आ जाएगी और बीपी फिर वापस ठीक हो जाएगा। तो लोकल एनेस्थीसिया की वजह से भी आपको बीपी लो हो सकता है। ये ट्रांसप्लांट के दौरान की दिक्कतें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट के बाद, तुरंत बाद से लेके और अगले 2 से 3 दिन तक क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इनमें सबसे पहली जो दिक्कत है, इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट, जैसे आपका ट्रांसप्लांट खत्म हुआ तो स्कैल्प आपका सिर पूरा सुन्न रहता है, क्योंकि डोनर एरिया से एक्सट्रैक्शन करते हुए सुन्न कर दिया और सामने प्लांटेशन करते हुए सुन्न हो गया। तो दोनों एरिया सुन्न होने की वजह से आपको हेड की पोजीशन बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं रहती है। गाड़ी में बैठते हुए जो साइड बीम है वहाँ पे आपका सिर लग सकता है। गाड़ी में बैठे हैं, बेल्ट नहीं लगाई और गाड़ी किसी ब्रेकर के ऊपर से जंप कर गई हाई स्पीड पे, तो भी आपका सिर ऊपर गाड़ी की छत के साथ टकरा सकता है। तीसरा, कोई लो हाइट का अगर डोर है, दरवाज़ा है, वहाँ से निकलते हुए भी आपका हेड लग सकता है। या कोई बच्चा है आसपास में, उसने कहीं हाथ मार दिया तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट वाली कुछ समस्याएं हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हेड अभी सुनना है तो आपको बड़ा कॉन्शियस होकर गाड़ी के अंदर घुसना है, निकलना है, वो सारी चीज़ें आपको कॉन्शियसली ध्यान रखनी है। सेम डे, ट्रांसप्लांट के सेम डे बीपी वाली प्रॉब्लम अगेन आ सकती है। ब्लैकआउट अगर फील हो, घबराहट फील हो, उल्टी जैसा लगे आपको, तो तुरंत फ्लैट लेट जाइए, पाँव ऊंचे कर लीजिए, उससे आपका बीपी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। वापस अपने क्लिनिक पे जाइए, डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, जो भी उन्होंने आगे फर्दर इंटरवीन करना है वो आपको बता देंगे। देन सेकेंड डे ऑफ ट्रांसप्लांट या इमीडिएटली ऑन द सेम डे, जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ उसी दिन पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली अगर सब कुछ ठीक है, क्वालिफाइड क्लिनिक के अंदर अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है तो 100 के अंदर से 1.5 to 2% लोगों को ये दिक्कत आती है हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। या तो वो बर्निंग बहुत ज़्यादा फील करते हैं या पेन फील करते हैं डोनर एरिया के अंदर, हल्की बर्निंग फ्रंट में, डोनर एरिया में पेन। तो वो थोड़ा सा जो पेन किलर हम देते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने से वो प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाती है। अगर ये पेन बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, फिर इसका मतलब कुछ चीज़ ठीक नहीं है। या तो स्लिटिंग के वक्त बहुत ज़्यादा पंचर कर दिया गया है, या एक्सट्रैक्शन के वक्त पंच साइज़ का ध्यान नहीं रखा गया, फिर कुछ गड़बड़ है। उसको आपको फिर एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा अगर आपने किसी टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया है तो। डे 2 पे अगले दिन सुबह में, आज ट्रांसप्लांट हुआ तो नेक्स्ट डे सुबह में क्या हो सकता है, अगर एकदम से पेन के साथ स्वेलिंग, वॉमिटिंग, उल्टियाँ लग रही हैं, दस्त आ रहे हैं और यूरिन नहीं आ रहा, तो फिर समझिए कहीं ट्रांसप्लांट के दौरान आपको इन्फेक्शन हुआ है। ये वाली कॉम्प्लिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन, किस तरीके का इन्फेक्शन है, 12 से लेके 18 और 24 घंटे के बीच में कभी भी आपको प्रेजेंट हो सकती है, तो चौकन्ने रहिएगा। स्वेलिंग नॉर्मली 3rd डे आपको आएगी आफ्टर ट्रांसप्लांट, तीसरे दिन आएगी, और तीसरे दिन जो स्वेलिंग आएगी वो पेनलेस होएगी, यानी कि उसमें दर्द नहीं होगा आपको। और अगर आप क्लिनिक के अकॉर्डिंग जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई उसके अनुसार चलेंगे तो स्वेलिंग केवल 5 से 7% रहती है, और तीसरे 3rd डे आएगी, चौथे दिन आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। बट ये स्वेलिंग अगर परसिस्ट कर रही है, लगातार चल रही है, इसमें पेन भी है और आपको फीवर भी है, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है, आप डॉक्टर को वापस कंसल्ट ज़रूर करिए। अगर स्वेलिंग पेनफुल है, यानी कि स्वेलिंग है और आपको दबाने पे दर्द भी हो रहा है, टेंडरनेस है, अगेन देन उसमें भी दिक्कत है, उसको भी चेक करवाइए। नॉर्मल स्वेलिंग के लिए आप गर्म और ठंडा, पहले गर्म पानी से एक तौलिए को जैसे गर्म पानी के अंदर डिप करके उससे सिकाई करी, 1 घंटे के बाद फिर ठंडे से कर लिया, तो इससे विदिन 8 to 10 आवर्स सारी स्वेलिंग आपकी गायब हो जाती है। बहुत रेयर केसेस में अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते तो हो सकता है स्वेलिंग से आंखें भी बंद हो जाएं, बट वो पेनलेस रहेगा, आपको दिक्कत कोई नहीं होएगी, वो भी 6-8 घंटे में वो क्लियर हो जाएगी। तो वो साइड इफेक्ट नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसीजर भी हो सकता है, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है अगर पीछे से कोई इन्फेक्शन हुआ है या इंस्ट्रूमेंट ठीक अगर नहीं लगे हैं तो। अब अगर आपका ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे भी हल्की फुल्की ऊजिंग हो रही है, ब्लड की ड्रॉप्स यहाँ तहाँ से गिर रही हैं, इवन देन दैट्स अ प्रॉब्लम, कि कहीं ब्लीडिंग टाइम के साथ या ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, कोई ना कोई दिक्कत उसमें भी पॉसिबिलिटी है।
तो बैंडेज को टच नहीं करना आपने, टच नहीं करना है। ये प्रॉब्लम नॉर्मली डोनर एरिया में आती है। उसके ऊपर दोबारा बैंडेज लगा के उसको अच्छे से पैक कर दीजिए और वापस क्लिनिक को कॉन्टैक्ट करिए। जिन लोगों को थोड़ा सा क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा रहता है उनमें एक समस्या आती है, क्योंकि पीछे जो पट्टी रहती है डोनर एरिया को हल्की सी मूव करेगी तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो उसके ऊपर एक और बैंडेज लगा के उसको पैक कर दीजिए और वापस अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए। अब ये शुरू के 2 से 3 दिन के बीच में होने वाली समस्याएं हैं। ऑब्वियसली जो चोट वाला बताया मैंने, फर्स्ट डे भी रहेगा और शुरू के 5 दिन तक जो इंजरी है, चोट है, उससे आपके ग्राफ्ट हिल सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, उसका आपने ध्यान रखना। देन अब आते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स पे, कि जो आपके कुछ हफ्तों से लेके और फिर महीनों तक के बीच में मिल सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन रहता है डोनर एरिया पे लंबा खिंचाव, आपको खिंचा खिंचा सा रहेगा डोनर एरिया। ऐसा कब होता है? जबकि बहुत बड़े साइज़ का पंच लगा के बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हों, तब आपको जकड़न रहेगी। और पंच का साइज़ अगर ठीक है, ग्राफ्ट्स कितने भी निकाले गए तो उसके बीच में स्किन को स्पेस मिल जाता है ग्रो का, तो उतनी ज़्यादा स्कारिंग नहीं होती है। आप ऐसा कुछ नहीं फील करेंगे। अगर पंच साइज़ बहुत बड़ा है और ओवर हार्वेस्टिंग करिए, ओवर एक्सट्रैक्शन करिए, देन डेफिनेटली कुछ आपको उसमें खिंचाव फील हो सकता है, जो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक रह सकता है। पेन रह सकती है अगर स्लिटिंग के दौरान बोन को हिट किया गया रिपीटेडली और जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डेप्थ का कंट्रोल नहीं था, तो वो वाली पेन भी आपकी 4 से 6 हफ्ते तक हेडेक आपको परसिस्ट कर सकता है। और जो लोग FUT, जिनका पीछे स्ट्रिप वाली सर्जरी करवाते हैं, उनमें ये खिंचाव वाली फीलिंग लंबा समय तक कंटिन्यू करती ही है ड्यू टू स्टिचेस। और क्योंकि बीच में से स्पेस गायब हो गया तो ऑब्वियसली हमें स्किन को खींच के एंड देन उसको स्टिच किया हुआ, तो ये वाली उनमें प्रोलॉन्ग खिंचाव वाली फीलिंग रहती है। देन आती है पेरेस्थीसिया, यानी कि आप सिर को अपने टच कर रहे हैं 3 से 4 दिन के बाद स्कैल्प के, बट आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आप अपने सिर को टच कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर हेलमेट पहना हो और उसको टच कर रहे हैं। नॉर्मली ये सेंसेशन 4 से 6 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाती है। 6 हफ्ते के बाद भी अगर परसिस्ट कर रही है तो या तो आपका सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, और या फिर अगेन वही बता रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई और इंजरी बहुत अंदर डीप तक चली गई है। पेरेस्थीसिया नॉर्मली ये मान के चलिए 2 से 3% लोगों के अंदर 5 से 6 महीने तक कुछ परसेंटेज उसकी रह जाती है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर हल्का फुल्का आपको टच करने पे एबनॉर्मल सेंसेशन है भी तो इसका शरीर को कहीं कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं है, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। आफ्टर 3 मंथ्स किसी भी तरीके का किया गया ट्रांसप्लांट आपको हेडेक या सिर के अंदर इंटरनल या किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं दे सकता। तो अगर ऐसी कोई फीलिंग आपको परसिस्ट कर रही है तो उसको ट्रांसप्लांट के साथ मत जोड़िए। कोई और समस्या हो सकती है जिसको आप ट्रांसप्लांट के साथ जोड़ के और फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसका वापस चेकअप करवा के प्रॉपर एक बार दिखा लीजिए कि वो प्रॉब्लम क्यों हुई है आपकी। तो ये है दोस्तों ट्रांसप्लांट से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस। हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि अपने डॉक्टर से एक बार वीडियो कॉल ज़रूर करो, बात ज़रूर करो किस क्लिनिक पे आप करवा रहे हो, किस तरीके से करवा रहे हो। सेफ्टी फर्स्ट है। देखिए रिजल्ट्स में 19-21 दाएं बाएं इधर उधर हो सकता है, उसे हम लेटर ऑन रिपेयर कर सकते हैं, उसके बहुत सारे ज़रिए हैं। बट ट्रांसप्लांट के दौरान होने वाली दिक्कतें और आपको फिर लंबा समय परेशानी में रहना पड़े, वो उचित नहीं है। तो डॉक्टर के साथ बात करके एक रेपो मेंटेन करके तभी आप आगे बढ़िए। सिंपली टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक पे अपने आप को लवारिस हालत में मत छोड़िए। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि जी हाँ हैं डॉक्टर साहब, हैं जी, अभी हैं, बाहर गए हुए हैं या फलाने हॉस्पिटल में विजिट पे गए हैं, अभी आने वाले हैं। नहीं, कि डॉक्टर साहब को बुलाइए, उनके सामने ही हम सर्जरी स्टार्ट करवाएंगे, राइट। क्योंकि जो शुरू वाली कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत इमीडिएट रहती है। तो ऐसी लवारिस हालत में ट्रांसप्लांट नहीं शुरू करवाइए जहाँ कोई और ही डॉक्टर बन के और आपको हैंडल कर रहा है, उससे बाद में संभलेगी नहीं स्थिति। तो शुरू के ट्रांसप्लांट शुरू होने से शुरू का जो 2-3 घंटे हैं वो बहुत ज़रूरी रहते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद वाले 2-3 घंटे बहुत ज़रूरी रहते हैं। इस दौरान अगर सब सेफ़ है तो फिर आपका ऑलमोस्ट 99% सारी जर्नी सेफ़ रहेगी, राइट। सो हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।